हम लोग पहला पेपर सेट करने जा रहे हैं। कौन सा? राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा क्लास 1 है। रिट एग्ज़ाम के लिए जो टोटल एनसीईआरटी बेस से रहेगा। इसमें जितने भी पीवाईक्यू क्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं वो और उसके सभी जितने भी थियरीज बनेंगी सभी की सभी वही रहेंगी और हर प्रश्न का संपूर्ण व्याख्या भी रहेगा। इसी के साथ जितने भी टर्म एंड कंडीशन रहेंगे सबको मिला के क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आपको जहाँ आवश्यकता लगे वहाँ से ठीक है नोट कर लीजिए और सभी क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान ध्यान दीजिए और सभी क्वेश्चन के ऑप्शन को ठीक है ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बाल विकास का तात्पर्य क्या है। ठीक, तो बाल विकास का तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन दिया है शारीरिक विकास। ठीक, ये तो होता ही है। दूसरा मानसिक विकास, ये भी होता है। तीसरा सामाजिक और भावात्मक विकास। भावात्मक विकास को ही क्या कहते हैं? सांवेगिक सांवेगिक विकास। ठीक, इसी को बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। लास्ट ऑप्शन क्या है? डी, उपरोक्त सभी। ठीक, आंसर इसका क्या है? डी, उपरोक्त सभी। बाल विकास में क्या होता है? शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, भावात्मक विकास होता है। ठीक है, और जब तीनों ऑप्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन डी, सभी सही है। चलिए देखते हैं स्टेज वाइज। ठीक है, पहला स्टेज कौन सा है? शैशवावस्था। कब से माना जाता है? 0 से 2 वर्ष। ठीक है, 0 से 2 वर्ष। ठीक, पहले इसमें देखेंगे शारीरिक विकास क्या होता है। शारीरिक विकास का मतलब होता है तेजी से शारीरिक वृद्धि, जैसे वजन और लंबाई में वृद्धि हो जाए। ठीक है, रिफ्लेक्स क्रियाएं जैसे चूसना। ठीक है, जब छोटे बच्चे होते हैं क्या होते हैं? ठीक है, अपनी सामूहिक क्रियाएं चूसने ठीक है और पकड़ने में ही बताते रहते हैं कि स्वाभाविक क्रियाएं। ठीक है, और सूंघने और सुनने की क्षमता ये क्या होती है? बच्चे की संवेदी क्रिया होती हैं, सेंसर। ठीक है, अपने इंद्रियों के द्वारा बताते रहते हैं। दूसरा है मानसिक विकास, जो हमारा दूसरा ऑप्शन था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं? अपने इंद्रियों के द्वारा ठीक है अपने इंद्रियों के द्वारा क्या करते हैं? अपनी आवश्यकताओं की मांग करते हैं। ठीक है, अपनी ही आवश्यकताओं की क्या करते हैं? मांग करते हैं। तो इंद्रिय और मोटर कौशल के जरिए ही दुनिया को समझता है। ठीक है, जो उसकी नीड होती है उसी के माध्यम से वो मांगता है और उसी को अपना क्या करता है? दुनिया समझता है। इसमें क्या होता है? वस्तु अस्थायित्व। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास। ठीक है, सामाजिक विकास क्या होता है? आसक्ति, अटैचमेंट। ठीक है, जब बच्चा छोटा होता है तो अटैचमेंट किससे रहता है? सबसे अधिक अपनी माँ से। और बच्चे के बीच भावात्मक संबंध होते हैं। ठीक है, वही उसकी क्या होती है? दुनिया होती है। सामाजिक मुस्कान, सोशल स्माइल। 6 सप्ताह में क्या होता है? वो दूसरों को देख के क्या करता है? मुस्कुराता है। ठीक है, जब वो अपनापन नहीं जानता तो क्या होता है? रोता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष होता है। शारीरिक विकास इसमें क्या होता है? हम जितने भी विकास देख रहे हैं ना, बाल विकास जो हमारा क्वेश्चन था उसी के अनुसार हर स्टेज का क्या करते थे? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक ये सब देख लेते हैं। ठीक है, आपको जहाँ जरूरत हो वहाँ नोट कर लीजिए। ठीक है, तो शारीरिक विकास क्या होता है? स्थूल मोटर कौशल। ठीक है, ग्रास मोटर स्किल क्या होता है? जैसे दौड़ना, कूदना और सीढ़ियाँ चढ़ना, ये होता है बच्चे के लिए। ठीक है, सूक्ष्म मोटर कौशल क्या होता है? लिखना,
ठीक है, चित्र बनाना, ये सब क्या होता है उसका। अब जब वो बच्चा पढ़ने जाता है या मम्मी पापा घर पे क्या करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, ठीक है, तो पहले क्या बनाता है, चित्र बनाता है, एक लाइन बनाता है, ठीक है, उसी के हिसाब से वो क्या अपने आप को ढालता रहता है जैसे जैसे उसका क्या होता है, ठीक है, फाइन मोटर स्किल मजबूत होता है, लिखना और चित्र बनाना भी जान जाता है। अगला है मानसिक विकास, प्री ऑपरेशनल चरण, ठीक है, मतलब कि ये पियाजे ने दिया था, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछता है। अगला है प्रतीकात्मक सोच, सिंबॉलिक थिंकिंग का विकास भी हो जाता है, वो प्रतीकों को, ठीक है, कोई भी वस्तु हो, ठीक है, वो प्रतीकों के माध्यम से उसको पहचानने लगता है। मान लीजिए कोई चिड़िया है तो सिर्फ चिड़िया, उसमें भेदभाव नहीं कर पाता कि कौन सी चिड़िया, ठीक है। आत्म केंद्रित दृष्टिकोण, इकोसेंट्रिक, ये स्टेज पूछता है कि, ठीक है, इगोसेंट्रिक, ठीक है, किस अवस्था का है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। बच्चे अब अन्य दृष्टिकोण समझने में असमर्थ होते हैं। तीसरा स्टेज है सामाजिक विकास, भूमिका निभाना, रोल प्ले, ठीक है, खेलों के जरिए सामाजिक कौशल का विकास होता है। वो दूसरे को देख के क्या करते हैं, बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं, ठीक है, 2 से 6 वर्ष के लोग जो बच्चे होते हैं, वो दूसरों को देख के अपना क्या करते हैं कि उन्हीं के जैसा रोल प्ले करने लगते हैं, ठीक। नैतिक नैतिकता का प्रारंभ, मोरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। सही और गलत का प्रारंभिक ज्ञान यहीं से होता है, ठीक है। अगला मध्य बाल अवस्था, ठीक है, 6 से 12 वर्ष, ये आपसे स्टेज ही पूछता है, मध्य बाल अवस्था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। शारीरिक विकास क्या होगा, स्थिर शारीरिक वृद्धि, ठीक है, ऊंचाई और वजन में धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। सक्रियता, बच्चा खेल कूद में अधिक भाग लेता है, ठीक। मानसिक विकास, मानसिक विकास में क्या होता है कि ठोस संज्ञानात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए, ये पूछता है, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज किसने दिया, किसने दिया और किस अवस्था में, ठीक है, किस अवस्था में। 2 क्वेश्चन आपके यहीं से पूछ लिए जाते हैं। तर्क और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करना, ठीक है। अगला है संरक्षण, कंजर्वेशन, बच्चा समझता है कि मात्रा बदलने पर उसका स्वरूप नहीं बदल, ये भी पूछता है, ठीक है, संरक्षण की कौन सी अवस्था होती है, ठीक, संरक्षण की कौन सी अवस्था होती है, ये पूछता है। अगला सामाजिक विकास, इसमें क्या होगा, मिडिल चाइल्डहुड में सामाजिक तुलना, सोशल कंपैरिजन, बच्चा अपने साथियों के साथ अपनी तुलना करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अगला टीम वर्क, समूह गतिविधि में भाग लेना, नैतिकता का विकास, मोरल डेवलपमेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछता है क्वेश्चन कि कोहल वर्ग के किस अवस्था के दौरान, ठीक है, नैतिकता का विकास, नैतिकता का विकास बाहरी प्रभाव से होता है, बाहरी प्रभावों से होता है, ये पूछता है क्वेश्चन। कौन सा होगा, ये होगा 6 से 12।
6 से 12। ठीक, ये सब एनसीईआरटी की लाइन्स हैं। अगला है किशोरावस्था, अडोलसेंस क्या होता है। ठीक है, शारीरिक विकास क्या होता है, इसमें पावर्टी हार्मोनल बदलाव होते हैं। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन, लड़कों और लड़कियों में द्वितीयक यौन लक्षणों का विकास होता है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है कभी कभी हार्मोनल बदलाव किस अवस्था में होता है। ठीक है, अभी स्टेटमेंट भी बताएंगे किसने क्या कहा था, वो आगे चलकर होगा। अगला है मानसिक विकास। मानसिक विकास क्या होता है, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। ये भी पूछता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज किस अवस्था को कहते हैं, तो किस अवस्था को कहते हैं, किशोरावस्था को। ठीक, कभी कभी क्या करता है ऑप्शन बदल के दे देता है, ये इंग्लिश को भी हिंदी में याद रखिए। ठीक है, अमूर्त सोच, ऑब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसी का है। ठीक है, परिकल्पना का निर्माण और परीक्षण, पहचान संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये भी पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है कि किशोरावस्था में, ठीक है, किशोरावस्था में आइडेंटिटी क्राइसिस, ठीक, को किसने पहचान की, आइडेंटिटी क्राइसिस की पहचान किसने की, किसने, एरिक्सन ने। बच्चे अपनी पहचान खोजने का प्रयास करते हैं। ठीक, ये याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला है सामाजिक विकास। जो हम चारों ऑप्शन पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग स्टेज वाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, देख ले रहे हैं। सामाजिक दबाव, साथी समूह का प्रभाव, ठीक, स्वतंत्रता की चाह, नीड ऑफ इंडिपेंडेंस, बच्चे माता पिता की से स्वतंत्रता की खोज करते हैं। ठीक है, नैतिकता का परिपक्व विकास, मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये पूछता है, ठीक है, किस अवस्था में, किस अवस्था में, ठीक है, नैतिकता का परिपक्व विकास हो जाता है। ठीक है, तो कौन से, किशोरावस्था में। और किसने ये दिया था, ठीक है, कोहलबर्ग ने। ठीक है, इसी चरण को क्या कहते हैं, नैतिकता का आत्म निर्णय। ठीक, अगला अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास का दूसरा चरण कौन सा है। ठीक, तो बताइए। ऑप्शन है संवेदनशील मोटर। ठीक है, संवेदनशील मोटर का स्टेज कौन सा है, 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। ठीक, पूर्व संक्रिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये कब से कब तक है, 2 से 7। ठीक, ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। ठीक, अगला है औपचारिकता संक्रियात्मक अवस्था, यह है 11 से 15। अभी जो पिछले जितने स्टेज पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, उन्हीं का है। ठीक, संवेदन मोटर पेशी अवस्था, या उसको संवेदी पेशी अवस्था बोलते हैं, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, इसी को क्या क्या बोलते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था, इसको क्या बोलते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था। क्या बोलते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था, इसी को बोलते हैं, ठीक है, गत्यात्मक अवस्था, इसके और नाम है गत्यात्मक गत्यात्मक अवस्था। ठीक, और क्या क्या इसमें पूछता है वो भी नोट कर लीजिए। पूछता है विलंबित अनुकरण किस अवस्था में होती है। पूछता है पियाजे के अनुसार विलंबित विलंबित अनुकरण, ठीक है, किस अवस्था में होती है, कौन से, होता है संवेदनशील मोटर स्किल। ठीक है, या इसको संवेदनशील या सेंसरी मोटर
स्टेज बोलते हैं। ठीक है, और क्या पूछता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। क्या पूछता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। अगला है, ठीक है, और क्या कहते हैं इसको? पहला हो गया इंद्रियगामक अवस्था, गत्यात्मक अवस्था, विलंबित अनुकरण, लक्ष्य निर्देशित, ठीक है, व्यवहार। और अगला है, इसी में और पूछता है, ठीक है, कि बच्चे की इंद्रियां ही शिक्षक होते हैं। ठीक है, बच्चे की इंद्रियां ही क्या होती हैं? शिक्षक होती हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? 2 से 7 वर्ष में। ठीक है, तर्क शक्ति में कमी पूछता है। तर्क शक्ति में कमी किस अवस्था में होती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, निर्जीव सजीव, ठीक है, पूछता है निर्जीव सजीव से कि निर्जीव वीएस सजीव, निर्जीव वीएस सजीव। ठीक है, किस अवस्था में बालक निर्जीव चीजों को सजीव मानता है? ठीक है, यही अवस्था है। ठीक है, अगला पूछता है इकोसेंट्रिक, तो बता दिए हैं कौन सा है, यही है। ठीक है, आगे भी मिलेगा, वहाँ डिफाइन कर देंगे इसको। और क्या बोलते हैं? लेक ऑफ कंजर्वेशन, मतलब बच्चे को ऐसा एहसास होगा कि निकट वो क्या होगा, ज़्यादा पानी है जबकि सामने, ठीक है, कुछ और ही होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लेक ऑफ कंजर्वेशन, लेक ऑफ कंजर्वेशन। ठीक, केंद्रीकरण भी बोलते हैं इसको, केंद्रीकरण। ठीक, अगला स्टेज है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जो कि है 7 से 11 वर्ष। ठीक, 7 से 11 वर्ष। उसमें क्या होता है? इसी को बोलते हैं, एक नाम और है इसका, मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका दूसरा नाम। ठीक है, इसमें क्या होता है? मूर्त चीजों के प्रति तर्क शक्ति हो जाती है। ठीक है, जो व्यक्ति को देखता है उसमें मूर्त शक्ति क्या होती है? आ जाती है। ठीक है, वस्तु का वर्गीकरण भी होता है इसी में। ठीक है, लिख लीजिएगा, वस्तु का वर्गीकरण। ठीक, हाँ, और कौन सा पूछता है इसमें? वस्तुओं को सजाना घटते बढ़ते क्रम में यहाँ सीख जाते हैं। ठीक है, यानी, ठीक है, घटने और बढ़ने के क्रम को पहचानना। ठीक, पहचान। ठीक, और आखिरी स्टेज कौन सा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर्मल, अंग्रेजी बहुत जरूरी है, फॉर्मल, ऑपरेशनल, ऑपरेशनल स्टेज। ठीक,
यहाँ क्या पूछता है कि अमूर्त चिंतन किस अवस्था में होता है? अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन। और क्या पूछता है? निगमनात्मक चिंतन, निगमनात्मक चिंतन। ठीक, बस ये व्याजे के जो 4 स्टेज हैं वो हैं, देख लीजिए। संवेदनशील मोटर मोटर स्टेज क्या होता है? इंद्रिय गामक अवस्था इसको बोलते हैं, गत्यात्मक अवस्था बोलते हैं, विलंबित अनुकरण, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। बच्चे की इंद्रियां हैं क्या, उसकी शिक्षक होती हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होती है? तर्क शक्ति में कमी, निर्जीव ये सजीव, निर्जीव को सजीव मानने लगता है। लेखा पंजर्वेशन, ठीक है। अपलटवादी इसको बोलते हैं। केंद्रीकरण, ठीक। अगला है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, इसी को बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष वस्तुओं का वर्गीकरण करना, घटने और बढ़ने क्रम को पहचानना, ठीक है। अगला है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ठीक है, इसको बोलते हैं अमूर्त चिंतन, निगमनात्मक, यानी नियमों को सीख लेता है, ठीक है, नियमों को वो सीख लेता है। पूछता है नियमों की पहचान पहचान व उनका उपयोग, उनका उपयोग, ठीक। नोट कर लीजिए सब, नहीं तो 60 स्क्रीन ले लीजिए, ठीक। सारा भी ऑप्शन में था, ठीक है। अगला, बालकों का सामाजिक विकास किस उम्र में सबसे अधिक होता है? शैशवावस्था, शैशवावस्था नहीं। बाल्यावस्था, हाँ हो सकता है। किशोरावस्था, तो क्या पूछा है किस उम्र में सबसे तीव्र होता है? सबसे तीव्र किशोरावस्था में होगा, प्रौढ़ावस्था से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, बाबा नहीं बनना है, ठीक। अधिगम में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? अधिगम में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? प्रेरणा बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक व्यक्ति मोटिवेटेड नहीं रहेगा वो सीखेगा कैसे? अभ्यास, ठीक, जितना अभ्यास होगा अधिगम उतना मजबूत होगा। रुचि, रुचि भी बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तक बच्चे की रुचि नहीं रहेगी वो अधिगम नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। अब प्रेरणा की परिभाषा देखते हैं, प्रेरणा में क्या क्या चीजें होती हैं वो भी देख लेते हैं, अभ्यास में क्या होता है वो भी देख लेते हैं, रुचि में क्या होती है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रेरणा का मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या होती है? प्रेरणा वह आंतरिक अवस्था है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा और दिशा प्रदान करती है, ठीक है, ठीक। तो बीएफ स्किनर का स्टेटमेंट है क्या? स्किनर के अनुसार सकारात्मक पुनर्बलन, एक क्वेश्चन पूछता है सकारात्मक पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने, ठीक है। प्रेरणा को बढ़ावा देता है जिससे अधिगम की प्रक्रिया सुदृढ़ होती है, ठीक है। नोट कर लीजिए। मास्लो ने क्या कहा है? मास्लो की आवश्यकताओं की पदानुक्रम, ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड, ये पूछ लेता है हायरार्की ऑफ नीड कभी कभी अंग्रेजी में, ठीक है, कि किसने दिया था, ठीक है, किसने दिया था? मास्लो ने। के अनुसार जब बुनियादी आवश्यकताएं, क्या, जब बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो व्यक्ति उच्च स्तरीय आवश्यकताओं जैसे आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर प्रेरित होता है। आगे हम पढ़ेंगे मास्लो की सभी, ठीक है, नीड की थियरी जो होगी। रुचि क्या होती है? रुचि वह विशेष ध्यान या उत्सुकता है जो व्यक्ति किसी विषय या गतिविधि के प्रति प्रदर्शित करता है,
जॉन डूबी का स्टेटमेंट देख लीजिए। ठीक है, क्या कहते हैं? डेबिनिक के अनुसार अधिगम तब अधिक प्रभावी होता है जब यह शिक्षार्थी की रुचि और अनुभवों से संबंधित हो। बहुत सही। ठीक है, जब तक विद्यार्थी के अंदर क्या होगी? रुचि नहीं होगी और उसके अनुभव से नहीं मेल खाता होगा, तब तक अधिगम उसका मजबूत नहीं होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा क्या नर्वस महसूस होगा। ठीक है, उसको अनकंफर्टेबल महसूस होगा। अगला है, इसी के बाद हमने क्या दिया है? अभ्यास। ठीक है, अभ्यास क्या होता है? अभ्यास दोहराव की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कौशल और ज्ञान को सुदृढ़ किया जा सकता है। ठीक है, सही है। जब अभ्यास हम बार बार करेंगे तो क्या होगा? हमारा अधिगम क्या होगा? मजबूत होगा। ठीक है, ज्ञान को और सुदृढ़ता मिलेगी। ठीक है, मजबूती मिलेगी। थर्नडाइक 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 ने क्या कहा? ठीक है, थर्नडाइक के प्रभाव के नियम, लॉ इफेक्ट है अनुसार अभ्यास और पुनर्बलन के माध्यम से ही अधिगम को मजबूत किया जा सकता है। ठीक, अनुक्रिया रिस्पॉन्स, ये भी अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी थ्योरी क्या कहती है? ये सब एनसीईआरटी के हैं। किसके हैं? एनसीईआरटी के। ठीक है, क्लास 11th में जाएंगे। ठीक है, उसमें ये मिलेगा। ठीक है, प्रक्रिया है जो व्यक्ति किसी उद्दीपन स्टिमुलस के प्रति क्या प्रदर्शित करता है। अगर व्यक्ति, ठीक है, रिस्पॉन्स उसको अच्छा मिल रहा है तो क्या करेगा? ठीक है, उसके प्रति वो और अच्छा काम करेगा। पावलोव ने क्या कहा कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत में अनुक्रिया उद्दीपन के साथ जुड़कर अधिगम को प्रभावित करती है। ठीक है, अधिगम उद्दीपन के साथ जुड़कर क्या करती है? अधिगम को प्रभावित करती है। ठीक, अनुकरण इमिटेशन, इसी को बोलते हैं नकल करना, कॉपी। ठीक, परिभाषा क्या है इसकी? अनुकरण वह प्रक्रिया जिससे व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर उसे दोहराता है। ठीक है, जैसे कोई बालक है घर में, ठीक है, मम्मी पापा भाई बहन को देख कर क्या करता है? वो भी क्या करता है? ठीक है, वो भी उस व्यवहार को दोहराता है। ठीक है, और बालक क्या करता है? खेल भी खेलता है उसी के अनुसार। अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। सोशल लर्निंग थ्योरी के अनुसार लोग दूसरे के व्यवहार का अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है, सुदृढ़ीकरण रेनफोर्समेंट। ठीक है, परिभाषा सुदृढ़ीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यवहार की आवृत्ति को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। सही है। ठीक है, अगर, ठीक है, हम बार बार सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं, रेस्पॉन्समेंट दे रहे हैं, तो जितनी भी उसकी आवृत्ति होगी ना, उसमें हम बढ़ाव या घटाव कर सकते हैं। ठीक है, और उतना ही उसका क्या, अगर वो अच्छे से क्या कर रहा है, सकारात्मक प्रवृत्ति के अनुसार अपने कार्यों को करता जा रहा है या सकारात्मक सोच के अनुसार बढ़ता जा रहा है, तो क्या होगा? उसके अधिगम में बहुत अधिक इजाफा मिलेगा, यानी बढ़ोतरी मिलेगी। अगर वो नहीं कर रहा है तो क्या होगा? उसकी क्या होगा? अधिगम उसका घटता जाएगा। ठीक है, बीएफ स्किनर, ठीक है, स्किनर ने क्या कहा है भी देख लीजिए। स्किनर के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक सुदृढ़ीकरण के माध्यम से व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। अब सकारात्मक क्या होता है? सकारात्मक व्यवहार क्या होता है? मान लीजिए, ठीक है, कि कोई बालक, ठीक है, पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ने में अच्छा है, ठीक है, पढ़ने में अच्छा है, तो उसे क्या कर सकते हैं? ठीक, उसको शाबाशी देंगे, ठीक है, तोहफा देंगे, या उसको क्या करेंगे? ठीक है, उसके मोटिवेट करेंगे कि और नहीं, और अच्छे से करो। ठीक है, और अच्छे से करो, आगे जाओगे। ठीक है, अब वहीं कोई व्यक्ति, बालक क्या होगा? कोई नेगेटिव चीज़ें कर रहा है, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं हम? उसके व्यवहार के अनुसार उसको नेगेटिव चीज़ों को क्या खत्म करें।
ठीक है, कहाँ गलती कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको देखें और उसी के अनुसार उसको क्या करें, सुदृढ़ीकरण करते हुए जाए। इसको बोलते हैं क्या, ठीक है, परिवर्तन। अगर वो अपने व्यवहार में परिवर्तन ला दिया, ठीक है, उसका जो नकारात्मक सुदृढ़ीकरण है, ठीक है, वो सकारात्मक में बदल जाएगा। संज्ञानात्मक कारक क्या होता है, कॉग्निटिव फैक्टर, ठीक है। देखो जितने ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार सभी क्या बता दे रहे हैं, ठीक है। आप जहां जहां आ सकता, ये एक एक पॉइंट कहीं न कहीं पूछा है, ठीक है, नहीं पूछा होगा, ये पेडागोजी में, ठीक है, बना के पूछ लेता है, ठीक है, सकारात्मक नकारात्मक चीजें, ठीक है। जिन प्याजे, जिन प्याजे क्या कहते हैं, देख लीजिए कि अधिगम संज्ञानात्मक संरचनाओं के निर्माण के माध्यम से होता है, ठीक है। जो अधिगम होता है किसके माध्यम से होता है, ठीक है, संज्ञानात्मक संरचनाओं के निर्माण से होता है। इन कारकों को समझना शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे अधिगम की प्रक्रिया को सीधे प्रभावित करता है, ठीक। नोट कर लीजिए, नहीं तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, ऑप्शन है छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करना, ऑप्शन बी अधिगम का अस्थायी मूल्यांकन, ऑप्शन सी कठिन विषयों को सरल बनाना, ठीक। ऑप्शन डी क्या है, बच्चों की संज्ञानात्मक सहायता प्रदान करना। इस स्कैफोल्डिंग क्या होती है, ठीक है, सम हेल्प टू लर्न, ठीक है, थोड़ी सी मदद कर देना, ठीक है। तो अधिगम का अस्थायी मूल्यांकन तो ये तो नहीं होगा, कठिन विषयों को सरल बनाना ये भी नहीं होगा, ठीक है, बच्चों की संज्ञानात्मक सहायता प्रदान करना ये भी नहीं, ठीक है, सम हेल्प चाहिए, ठीक है, छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सहायता प्रदान करना है, क्या होगा, इसके फोल्डिंग होता है, ठीक है। देख लीजिए, ठीक। स्कैफोल्डिंग का दूसरा नाम क्या होता है, पाड़, मचान, ठीक है, ढांचा भी कहीं कहीं बोल देते हैं, ठीक है, पाइट बोलते हैं कहीं कहीं, पाइट, ठीक है, समस्या समाधान के दौरान वस्तु द्वारा की गई, ठीक है, लिख दें, नहीं अगला होगा इस समय, ठीक है, देख लीजिए जो ना प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, ये भी पूछता है, बच्चे वे कार्य सीख सकते हैं, वे कार्य सीख सकते हैं जो अकेले नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वे भी कार्य सीख सकते हैं जो अकेले नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की मदद से कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। बच्चा वह कार्य सीख सकता है जो अकेले नहीं कर सकता, बट उसमें दूसरों की थोड़ी सी मदद मिल जाए तो वो भी वो कर ले जाएगा, ठीक है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, शिक्षकों का सहयोग धीरे धीरे कम होता है जब बच्चा कार्य में सक्षम हो जाता है, इन्हें कहें सम हेल्प टू लर्नर, थोड़ी सी मदद कर देना, क्या होता है, स्कैफोल्डिंग, क्या होता है, स्कैफोल्डिंग, क्या होता है, स्कैफोल्डिंग। मान लीजिए कोई बच्चा है, टेबल लर्न कर लिया, टेबल उसको लर्न है, अब वो क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करने की प्रक्रिया क्या कर रहा है, सीख रहा है, तो टीचर क्या करेगा, थोड़ी सी मदद दे देगा, क्या बोलेगा, ठीक है, आप कीजिए 4 का टेबल लर्न है, 2 टाइम पढ़ लीजिए, 4 2 जा 8, अब 4 1 जा 4, ठीक, ये करना उससे गया थोड़ी सी मदद। अगर टीचर वो अगला क्वेश्चन कोई देगा, ठीक है, अगला कोई भी क्वेश्चन देगा वो बच्चा आराम से कर लेगा, यानी सम हेल्प क्या कर दिया, वो थोड़ी सी हेल्प कर दिया, शिक्षक का सहयोग धीरे धीरे क्या होगा, अब पहली बार तो सहयोग दिए पूरा, ठीक है, चलने लगा, ठीक है, मैथ को सॉल्व करने लगा, बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे, ठीक है,
वो दूसरा क्वेश्चन पाया तो समझ गया, हाँ ठीक है हमें ऐसा करना है, ऐसे चल जाना, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होती है, शिक्षक की मदद कम हो जाती है, वही उसकी क्या होती है, इसके फोल्डिंग होती है, ठीक है। ये वर्ड डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, ये वर्ड डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो दोनों को याद कर लीजिए, ठीक है। वाइगोत्स्की, ठीक है। अभी भाषा विकास उस पर बात करेंगे तो अलग से विचार आया, भाषा आया, पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच में है, ठीक है, वही पढ़ेंगे उनका। हाँ ये पूछता कभी कभी पूछ लेता है यह किस सिद्धांत के अनुसार, तो किसके सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार है, ठीक है। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक का परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत किस पर आधारित है। पहला है प्रेरणा, प्रेरणा तो हमने पढ़ा कहीं आया था नहीं। अनुभव, अनुभव भी नहीं मिला था। समस्या समाधान और प्रबलन, ठीक है। ये पूछा है क्या, परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत किस पर आधारित होता है, ठीक है, किस पर आधारित होता है। अगर हम कोई चीज परीक्षण कर रहे हैं तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं गलती होगी, ठीक है। किसी न किसी समस्या समाधान में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, तो क्या होगा, समस्या समाधान। इसका विकल्प क्या होगा, समस्या समाधान। देख लीजिए नियम है, प्रभाव का नियम जो थॉर्नडाइक ने दिया है, ठीक है। यदि किसी व्यवहार का परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट नहीं, यहाँ रिजल्ट नहीं है, इफेक्ट है, असुखद सेटिस्फाइंग हो तो वह व्यवहार मजबूत होता है। क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक है। यदि परिणाम अप्रिय हो तो अनोइंग होगा, तो वह व्यवहार क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक, क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप यदि बच्चा सही उत्तर देने पर प्रशंसा प्राप्त करता हो तो वह ऐसा व्यवहार बार बार करेगा, ठीक है। महत्व क्या हो इसका देख लीजिए, सब एनसीईआरटी से निकाल निकाल के एक एक वर्ड रखा गया, ठीक है, ताकि सारे पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिले, ठीक है। यह नियम सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के महत्व को क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। अभ्यास का नियम, ठीक, जो दूसरा नियम है इनका क्या है, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। परिभाषा क्या है, किसी व्यवहार को बार बार अभ्यास करने से वह मजबूत होता है, ठीक, क्या होता है, मजबूत होता है, और अभ्यास की कमी से कमजोर हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए आप रोज रोज पढ़ रहे हैं, ठीक है, रोज रोज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो डेली रूटीन होगी, ठीक है, डेली रूटीन होगी, आप जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगी, मजबूती आएगी, ठीक है, क्या आएगी, मजबूती आएगी, ठीक है। अगर वही रोज रोज नहीं पढ़ रहे हैं, एक महीने में एक दिन पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10 मिनट पढ़ रहे हैं, तो क्या होगी, आपकी जो लर्निंग पावर होगी थोड़ा थोड़ा छीण होते जाएगी, ठीक है, अधिगम की समस्या आने लगेगी, ठीक है। तो बार बार अभ्यास करने से क्या होता है, अधिगम मजबूत होता है, ठीक है। इसके दो घटक हैं, अवसर का नियम, लॉ ऑफ यूज, बार बार अभ्यास करने से तंत्रिका संबंध, ठीक है, न्यूरल कनेक्शन मजबूत होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि न्यूरल, ठीक है, कनेक्शन, नहीं तो इंग्लिश में वर्ड नहीं पूछेगा तो हिंदी में पूछेगा, ठीक है, तंत्रिका संबंध, ठीक है, किस नियम से संबंधित है, किससे, अभ्यास के नियम से, ठीक। अप्रयोग का नियम, लॉ ऑफ डिसयूज, लंबे समय तक अभ्यास न करने से तंत्रिका संबंध क्या होता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है। अगर आप किसी चीज को बार नहीं देख रहे हैं, ठीक है, अगर अचानक आपके सामने आ भी जाए तो क्या होगा, आप उसे याद ही नहीं कर पाएंगे क्या था, ठीक है, और कौन था, ठीक। गणित के प्रश्नों का नियमित अभ्यास करने से बच्चे को, ठीक है, बच्चे का प्रदर्शन बेहतर होता है। तत्परता का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है,
जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होता है तो वह कार्य करने में संतुष्टि प्राप्त करता है। यदि व्यक्ति तैयार नहीं है तो उसे मजबूर करने पर असंतोष उत्पन्न होता है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति तत्पर नहीं है, मतलब किसी काम को करने के लिए तत्पर नहीं है, उसे क्या मिलेगा? असंतोष उत्पन्न होता है उसके अंदर। ठीक है। उदाहरण स्वरूप देखते हैं कि बच्चा जब तक अधिक सीखता है तब वह स्वयं का अध्ययन के लिए तैयार है। ठीक। तो क्या करता है बच्चा? तब अधिक सीखता है जब वह स्वयं अध्ययन के लिए तैयार हो। ठीक है, तत्पर हो। अगर वह तत्पर नहीं है तो आप पढ़ा के कुछ भी कर लीजिए तो क्या होगा? उसके अंदर अधिगम पावर नहीं आ पाएगा। ठीक है। इसी में लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, अनुपातिकता का नियम। ठीक, ये बहुत अच्छा नियम है। पूछता है, ठीक है, पूछता है अनुपातिकता का नियम किसने दिया? किसने दिया? ठीक है, बस इतना ही पूछा अभी तक। तो किसने दिया था? ठीक, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, किसी व्यवहार को पुरस्कृत करने की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो होती है, ठीक है, और तीव्रता, ठीक है, से उस व्यवहार की स्थिरता स्टेब्लिश प्रभावित होती है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। पूछता है आवृत्ति और तीव्रता से व्यवहार की स्थिरता प्रभावित होती है, किस नियम के अनुसार होता है? यह नियम अधिगम को सुदृढ़ बनाने में पुनर्बलन की भूमिका को दर्शाता है। हस्तांतरण का नियम, लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, एक परिस्थिति में सीखी गई चीजें अन्य परिस्थिति में उपयोगी हो सकती हैं। ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी, ठीक, मान लीजिए कोई व्यक्ति है भार उठाने जा रहा है। ठीक है, ये बड़ा वाला भार है, ये छोटा वाला। ठीक, अगर ये भार उठाया है छोटे वाले को तो वो सीख गया होगा। ठीक है, वो सीख गया होगा कि भार को उठाने में कितनी शक्ति लगी होगी, उसके अनुसार जो बड़ा वाला भार को देखेगा अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। ठीक, नहीं तो अगर कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीख गया हो, ठीक है, बाद में वो मोटरसाइकिल चला रहा हो तो क्या होगा? ठीक है, वो एक सीखी हुई परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति में उपयोगी बना दे रहा है। ठीक है, यह नियम विभिन्न विषयों के आपसी संबंध और उनके व्यवहारिक उपयोग को समझने में सहायक। ठीक, प्रयोगात्मक अधिगम का नियम, लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या होती है? व्यक्ति नए अनुभवों और समस्याओं का सामना करके बेहतर तरीके से सीखते हैं। ठीक, व्यक्ति नए अनुभवों और समस्याओं का सामना करके बेहतर तरीके से सीखते हैं। ये होता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ठीक है, वो नए अनुभवों को और समस्याओं का, ठीक है, सामना करके बेहतर, मान लीजिए, ठीक है, आप कोई चीज़ बना रहे हैं। ठीक है, वो सामान क्या हो गया? कोई भी चीज़ बना रहे हैं उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आ गई। ठीक है, आप बना रहे हैं क्या? कोई चित्र बना रहे हैं। ठीक, बनाते क्या हो गया आपका? ऐसे बन गया। ठीक, अब ऐसे बन गया तो क्या करे? वो अपने एक्सपेरिमेंट को क्या करेगा? उस समस्याओं का, अगर और इससे बेहतरीन बनाना होगा
तो फिर से वो क्या करेगा, बनाएगा अच्छे से, ठीक, अच्छे से बना लेगा और क्या करेगा, समस्याओं का सामना करके बेहतर तरीके से सीखता है। यह नियम सृजनात्मकता और समस्या समाधान में सहायक होती है। नोट कर लीजिए, पूछता है, क्या पूछता है, इस सृजनात्मकता और समस्या समाधान में सहायक कौन से नियम के अनुसार होता है? तो ये प्रयोगात्मक अधिगम का नियम, ठीक है। इसमें थॉर्नडाइक के सिद्धांत में व्यवहारिक उपयोगिता क्या है? शिक्षा में उपयोग, अधिगम को सुदृढ़ बनाने के लिए अभ्यास और पुनर्बलन का उपयोग। मनोविज्ञान में उपयोग है ही, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन, पुनर्बलन के महत्व को रेखांकित किया जाता है। व्यवहारिक प्रशिक्षण, ठीक, किसी कौशल के अभ्यास से उसे सुदृढ़ बनाना या उसे परिपक्व बनाना। 60 स्क्रीन ले लीजिए, आगे बढ़िए, ठीक। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मकता किस प्रकार के विचार का उदाहरण है? चलिए देखिए, ठीक, अभिसारी, अपसारी, विश्लेषणात्मक, तर्कशील। बताइए, कमेंट में इसका जवाब दीजिए। पूछ रहा है कि सृजनात्मकता किस प्रकार के विचार का उदाहरण है। आपके सामने है, ठीक है, अभिसारी, अपसारी, ठीक, विश्लेषणात्मक, तर्कशील, कौन सा होगा? क्रिएटिविटी पूछ रहा है, ठीक है। क्रिएटिविटी के लिए क्या होता है? अपसारी होता है, ठीक है। अभिसारी क्या होता है? कहीं के नॉलेज को क्या करना, एक जगह समेट देना, ठीक है। और किसी नॉलेज को क्या करना, फैला देना। क्या होता है? एक पॉइंट से क्या करेगा, फैला देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। अपसारी चिंतन होता है, अपसारी डाइवर्जेंट क्रिएटिविटी क्या होती है? यह सृजनात्मकता का वह प्रकार है जिसमें व्यक्ति एक ही समस्या के लिए कई अलग अलग अनूठे और मौलिक समाधान प्रस्तुत करता है, ठीक। जैसे धारा प्रवाहता, फ्लुएंसी, लचीलापन, मौलिकता, अधिक से अधिक विचार उत्पन्न करना, ठीक है, हर तरीके से सोचना, ठीक है, विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्या का समाधान खोजना, नए और अनूठे समाधान प्रस्तुत करना। उदाहरण स्वरूप, अगर बच्चे से आप पूछ रहे हैं आप ईंट का प्रयोग किन किन तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है, जब वो अपसारी, ठीक है, डाइवर्जेंट क्रिएटिविटी का होगा तो बहुत सारे रीजन बताएगा, ठीक है। क्या बताएगा? घर बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए, दरवाजा बंद रखने के लिए, कला में सजावटी वस्तु के रूप में, वजन तौलने के लिए, किसी का सर फोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये अपसारी चिंतन का मतलब वो क्या करेगा, ठीक है, अपने ज्ञान को क्या करेगा, प्रसारित कर देगा, ठीक है, हर तरीके के समाधान ढूंढेगा, एक वस्तु हर तरीके से सोचेगा। अगला अपसारी क्या होता है? अपसारी का वह प्रकार जिसमें व्यक्ति विभिन्न विकल्पों में से सबसे उपयुक्त और प्रभावी समाधान का चयन करता है, ठीक। जैसे तार्किक सोच का उपयोग, सही या गलत उत्तर के बीच का चयन, समस्या समाधान में सटीकता, ठीक है। क्या करेगा? इसमें सटीकता बहुत अधिक होती है, ठीक है। जैसे एमसीक्यू के क्वेश्चन हो, उसमें अपसारी चिंतन नहीं चलेगा, अभिसारी ही चलेगा, ठीक है। जैसे पूछ लिए कोई क्वेश्चन, ठीक है, चलो बताओ सूरजमुखी का फूल किस दिशा में मुड़ता है, ठीक है, वो सिर्फ उसके पास एक ही आंसर रहेगा, कौन सा?
सूर्य की दिशा में। किसके दिशा में? सूर्य की दिशा में। अगर बच्चे को दे दिया जाए 2 + 2 कितना होता है, तो 4। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर फिक्स है। ठीक है, जो होगा वही सटीकता। ठीक है, क्या होगा? सटीकता। शिक्षा शिक्षा में उपयोगी कैसे हो सकता है? अपसारी सृजनात्मकता का उपयोग बच्चों की काल्पनिक शक्ति और रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें फिलोसफर, ठीक है, अभिसारी सृजनात्मकता का प्रयोग बच्चों की समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के लिए होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पेडोलॉजिकल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट, अधिगम का स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिद्धांत किसने दिया? चलिए बताइए। आंसर तो देखिए क्या है। ठीक है, किसने दिया था? पावलोव ने। अब इनके भी नियम देख लेते हैं। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के रूप में, ठीक है, अधिगम का नियम, लॉ ऑफ एक्वाजिशन। ठीक है, जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में सीख ले। जब तटस्थ उत्तेजना, घंटी और अवकाशी उत्तेजन, ठीक है, क्या होगा? उत्तेजना, घंटी, अवकाशी उत्तेजना, भोजन को बार बार एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो तटस्थ उत्तेजना अनुबंधित उत्तेजना बन जाती है। ठीक, मतलब घंटी बजने के बाद भोजन मिल जाए। ठीक है, और जैसे ही घंटी बजेगी कुत्ते के मुंह में क्या होगा? लार आ जाएगा। ठीक है, कुत्ता केवल घंटी सुनकर ही लार टपकाने लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे विलोपन का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है विलोपन का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? पावलोव ने। किसने दिया? पावलोव ने। यदि अनुबंधित उत्तेजना घंटी बार बार बिना अवकाशी उत्तेजना यानी भोजन के प्रस्तुत किया जाए तो अनुबंधित अनुक्रिया लार टपकना समाप्त हो जाता है। मतलब इसका हो गया, अगर घंटी बार बार बजाई जा रही है, घंटी अगर बार बार बजाई जा रही है, अब भोजन न दिया जाए। ठीक है, अब भोजन न दिया जाए। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, लार टपकना बंद हो जाएगा। घंटी बजेगी लेकिन वो लार नहीं टपकाएगा। ठीक है, घंटे देखो उदाहरण में, घंटी बजाने के बाद भोजन न दिया जाए तो कुत्ता लार टपकाना बंद कर देगा। ठीक है, अगला है स्वतः पुनः स्थापन का नियम। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या कहती है? एक बार विलोपन के बाद भी यदि अनुबंधित उत्तेजना को पुनः प्रस्तुत किया जाए तो अनुबंधित अनुक्रिया वापस आ सकती है। ठीक, समझे क्या? कि अगर घंटी बजने के लंबे समय बाद कुत्ता फिर से लार टपका सकता है। ठीक है, पहला क्या था? अधिगम का नियम। ठीक है, घंटी के साथ भोजन, घंटी के साथ भोजन। ठीक है, कुत्ता कहीं भी घंटी सुनेगा, ठीक है, लार टपका देगा। ठीक है, उसके बाद बार बार घंटी बजाने के बाद, ठीक है, विलोपन, मतलब वो भूल जाएगा। बार बार घंटी बजाइए, ठीक है, अब भोजन मत दीजिए। तो एक समय ऐसा आएगा कि लार टपकाना उसका क्या हो जाएगा? ठीक है, लार टपकाना उसका बंद हो जाएगा। ठीक, अगला है
अगर एक बार भी आप घंटी बजा के भोजन दे दिए, ठीक है, या घंटी बजने के लंबे समय बाद, ठीक है, इसके बाद लंबे समय के बाद, तब भी कुत्ता क्या कर सकता है, उसकी स्वाभाविक अनुक्रिया है कि वह लार टपका सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, सामान्यीकरण का नियम, लॉ ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, अनुबंधित उत्तेजना के समान अन्य उत्तेजना पर भी अनुबंधित अनुक्रिया होती है। जैसे यदि घंटी की जगह कोई अन्य आवाज जैसे बजी हुई सीटी सुनाई दे तो कुत्ता लार टपका सकता है। बस थोड़ी सी उसमें क्या होनी चाहिए, ठीक है, जिस तरह की घंटी बजी हो उसी तरह से उसको महसूस होना चाहिए। ठीक, भेदभाव का नियम, ठीक, लॉ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अनुबंधित उत्तेजना और अन्य उत्तेजनाओं के बीच भेदभाव करना। उदाहरण, कुत्ता केवल घंटी की आवाज पर लार टपकाएगा लेकिन अन्य आवाज पर नहीं। जब उसे भेदभाव समझ में आ जाएगा तो क्या करेगा, वो लार नहीं टपकाएगा। ठीक, अगला महत्व देख लीजिए, शिक्षा में उपयोगी, व्यवहार संशोधन, भावनात्मक प्रक्रियाएं। ठीक है, अगला, बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में कौन सा कारक प्रभावी होता है, वंशानुक्रम, पर्यावरण, शिक्षा या उपयुक्त सभी। कौन होंगे, सभी। ठीक है, वंशानुक्रम भी है, पर्यावरण भी होता है, शिक्षा भी होता है और उपयुक्त सभी भी। नेक्स्ट, प्रबलन का उद्देश्य क्या, प्रबलन मतलब होता है मोटिवेशन। क्या होता है, मोटिवेशन। प्रबलन का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन। सीखने की गति बढ़ाना, चलो ठीक है, मोटिवेशन में भी आता है। सीखने की दिशा निर्धारित करना, ठीक, अधिगम को अस्थायी बनाना, ठीक, मतलब सभी। ठीक है, शिक्षण में समस्या समाधान विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कौन सा उद्देश्य होगा, छात्रों को रचनात्मक बनाना, ठीक, उनकी तार्किक क्षमता को बढ़ाना, ठीक है, उनकी स्वतंत्रता को बढ़ाना, ठीक है, मतलब उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, स्टेज पूछता है, समस्या, कोई समस्या आ गई तो किन किन चरणों के अनुसार आप उसे समाधान तक पहुंचेंगे। पहला क्या है, समस्या समाधान की पहचान, छात्रों को पहले समस्या को समझने और पहचानने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, कोई भी समस्या हो, किस प्रकार की समस्या हो, उसको समझना और उसको पहचानने की, ठीक है, क्षमता विकसित करना। ठीक है, दूसरा, किस प्रकार की समस्या है, सूचना एकत्रित करना, उसके बारे में सभी नॉलेज इकट्ठा करना। तीसरा है संभावित समाधान तैयार करना। ठीक है, जब सूचना इकट्ठा हो जाए तो संभावित समाधान तैयार करना छात्र होता है। ठीक है, छात्रों को विभिन्न समाधान विकल्पों और विचार करने को प्रेरित किया जाना चाहिए। ठीक है, समाधान का परीक्षण, ठीक है, संभावित समाधान तैयार हो जाए तो उसका परीक्षण करिए। ठीक है, क्या सही है नहीं है। ठीक है, तब छात्रों को समाधान को लागू करने के लिए उसके परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, निष्कर्ष, अंत में छात्रों को अपने समाधान का मूल्यांकन करने और सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, ये 5 जो हैं 1 2 3 4 5 ये स्टेज पूछता है। ठीक है, आप ये स्टेज नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, एक विद्यालय में छात्रों को जलवायु परिवर्तन की समस्या दी गई है। ठीक, वे इस समस्या पर चर्चा करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं और सोचते हैं कि इसे कैसे हल किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से वे समस्या को बेहतर ढंग से समझते हैं और समाधान के लिए अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। जलवायु है परिवर्तन, पहले समस्या की पहचान करेंगे। क्या करेंगे, पहले समस्या की पहचान करेंगे, सूचना उसके बाद इकट्ठित करेंगे,
संभावित समाधान तैयार करेंगे, फिर समाधान का परीक्षण करेंगे, फिर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ठीक है। समस्या समाधान की विधि कौन सी होती है? शैक्षणिक समस्या समाधान विधि का शैक्षिक महत्व क्या होता है? ठीक है। समस्या समाधान विधि में छात्रों को न केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि उन्हें इसका व्यवहारिक उपयोग करने और विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्या को हल करने की क्षमता को भी देती है। ठीक है। हल करने की क्षमता देती है। यह भी छात्रों को व्यक्तित्व के निर्माण में, सर्वांगीण विकास में मदद करती है, क्योंकि इसमें आत्मनिर्भरता, टीम वर्क, आलोचनात्मक सोच, ठीक है, जैसे गुणों का विकसित किया जाता है। ठीक है। अगला, बौद्धिक विकलांगता क्या होती है? ठीक है। मानसिक विकास की कमी, शारीरिक विकास की कमी, भावनात्मक विकास की कमी, सामाजिक विकास की कमी। शारीरिक विकास की कमी तो बौद्धिक होता नहीं है। ठीक है। ये फिजिकल होता है। ठीक है। मेंटल तो होगा नहीं। भावात्मक, इमोशनल भी नहीं है। हाँ, ठीक है। इमोशनल 90% जिम्मेदार होता है बौद्धिक के लिए, लेकिन बौद्धिक नहीं है। सामाजिक विकास ये भी नहीं होगा, कौन सा का? मानसिक विकास। ठीक। चलिए देखते हैं बौद्धिक विकलांगता के चरण कौन कौन से हैं। मामूली बौद्धिक विकलांगता, जिसको बोलते हैं मानसिक आयु लगभग 70 से 55 के बीच में हो। ठीक है। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट उसका कितना हो चाहिए? 70 से 55 के बीच। ये जीवन जीने में सक्षम होते हैं, ये पूछता है। ठीक है। साधारण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, ये भी होता है। मध्यम बौद्धिक विकलांगता क्या होती है? मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मानसिक आयु इनकी कितनी होती है? 55 से 40 के बीच में। ठीक है। इन व्यक्तियों को दैनिक कार्यों की में मदद की आवश्यकता होती है। ठीक है। यहाँ से भी ठीक है। अगला, इन्हें विशेष शैक्षिक सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है। गंभीर बौद्धिक विकलांगता क्या होती है? ठीक है। सेवर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है? होती क्या? इसका लेवल कितना होता है? 40 से 25 के बीच। ठीक। इन व्यक्तियों की पूर्ण रूप से देखभाल संरक्षण की आवश्यकता होती है। उनकी शिक्षा सीमित होती है। वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने पर दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक। गंभीर बौद्धिकता विकलांगता, प्रोफंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है? मानसिक आयु 25 से कम। इन व्यक्तियों को अत्यधिक देखभाल और चिकित्सा की आवश्यकता होती है। ठीक है। वे संवाद करने में सक्षम नहीं होते। उनकी शारीरिक और मानसिक देखभाल का पूरा ध्यान देने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक। नेक्स्ट, सरकार के गाइडलाइंस कुछ हैं, देख लीजिए। राष्ट्रीय विकलांगता नीति। ठीक है। भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकारों की रक्षा के लिए कई नीतियां बनाई हैं, जिसमें से बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए विशेष योजनाएं शामिल हैं। समावेशी शिक्षा। ठीक है। समावेशी शिक्षा आगे पढ़ेंगे, उसमें सारा डिटेल देख लेंगे। ठीक है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। ठीक है। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है। ये बना था कब? 2016 में। ठीक है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को पारित किया है, जिससे बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिल सके। विशेष शिक्षा और पुनर्वास। ठीक है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना। ठीक है। ये पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है। वृद्ध विकलांगों के लिए उपकरण और अन्य सहायता प्रदान करने की योजना पुनर्वास एवं प्रोत्साहन योजना है। विकलांग व्यक्तियों को समाज में आत्मनिर्भर बनने के लिए विभिन्न पुनर्वास और प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। किशोरावस्था में, अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है? कौन सा कारक पूछ रहा है? ठीक है। 11 से 18 वर्ष, परिवार,
मित्र मंडली, शिक्षक, समाज, ठीक है। तो परिवार ये क्या होते हैं, ये हमेशा परिवार से दूर रहना चाहते हैं, ठीक है, इस अवस्था में, ठीक। मित्र मंडली ये सहयोगी है, ठीक है। अगला शिक्षक, यहाँ से भी दूर रहना चाहते हैं, समाज से भी, ठीक है। कौन सा होगा सबसे प्रभावशाली पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन सा होगा, मित्र मंडली, फ्रेंडशिप। अगला, बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, उन्हें पुरस्कार दें, ठीक है, उनकी रुचि का ध्यान रखें। अगला, अनुशासनात्मक कार्रवाई, ये तो बिल्कुल गलत, सजा देना ये भी गलत, ठीक है। उन्हें पुरस्कार देना चाहिए। बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है, ये पूछा, कौन सा हो सकता है, ठीक, उनकी रुचि का ध्यान रखें, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट। ब्लूम के वर्गीकरण में भावात्मक क्षेत्र क्या दर्शाता है, ध्यान से देखिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन, विचार और तर्क, भावनाएं और दृष्टिकोण, शारीरिक कौशल, अनुभव आधारित सीखना, कौन सा होगा, भावना और दृष्टिकोण को देखना, ठीक है। चलिए देखते हैं पूरा इसमें पूरा क्या क्या है व्याख्या सहित, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के कुल 6 स्तर बताए गए। एक प्री मॉडल होता है, ठीक है, एक न्यू मॉडल आया, ठीक है। तो प्री मॉडल में ज्ञान है, ठीक है। टैक्सोनॉमी पहला स्तर है जिसमें विद्यार्थी तथ्यों, उदाहरणों और विचारों को याद रखते हैं। इसका उद्देश्य जानकारी को पहचानना और याद रखना है। जैसे किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में तथ्यों की पहचान करना और गणितीय सूत्रों को याद रखना। क्रियाएं क्या होंगी, पहचान, याद रखना, वर्णन करना, सूची बनाना, ठीक। पूछता है क्या, ब्लूम के, ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी किस मतलब कौन से स्तर पर, ठीक है, बच्चा घटनाओं को याद रखता है या पहचान करता है या वर्णन करता है या सूची बनाता है, कोई ना कोई एक तो पूछता है, ठीक है। दूसरा है समझ, कॉम्प्रहेंशन, यह स्तर ज्ञान को समझने और उसे अपनी शब्दों में व्यक्त करने से संबंधित है। किसी कहानी का सारांश दे दिया जाए, ठीक है, और वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, समझना, यहाँ देखिए, पहचान करना, समझना, वर्णन करना, याद रखना, ठीक है, व्याख्या करना, वर्णन करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब पढ़ाएंगे टीचिंग उसमें बताएंगे, ठीक है, शिक्षण में वर्णन क्या होता है, व्याख्या क्या होता है, उदाहरण देना और सूची बनाना, ठीक है, कंपेयर करके पढ़िए, ठीक। अनुकूलन क्या होता है, मान लीजिए सीखी गई जानकारी का वास्तविक जीवन में प्रयोग करने से संबंधित है। छात्र सीखी गई अवधारणाओं का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करते हैं, ठीक है। जो उनके अवधारणा है उनमें वो क्या करते हैं, अपने आप को अनुकूलित करके उस समस्या का समाधान करते हैं। जैसे गणित के सूत्रों का उपयोग करके समस्या का हल करना, सिद्धांतों का उपयोग करके कम करना। अब इसमें क्या होता है, लागू करना, उपयोग करना, समाधान करना, प्रदर्शित करना, ठीक। विश्लेषण क्या होता है, देखिए,
ये आप पढ़ लीजिए। किसी पाठ के तत्वों का विश्लेषण करना, डेटा को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करना, ये उदाहरण ही पूछता है। ठीक है, विश्लेषण करना, तुलना करना, श्रेणीबद्ध करना, अलग करना। ठीक, सिंथेसिस क्या होता है? यह स्तर विद्यार्थियों की रचनात्मकता को दर्शाता है। अब विद्यार्थी अपनी सोच का उपयोग करके नई जानकारी तैयार करता है जो पहले से मौजूद नहीं थी। ठीक, नया विचार बनाना, मॉडल तैयार करना, विभिन्न विचारों को एकजुट करके एक नया समाधान प्रस्तुत करना। ठीक, जैसे बनाना, डिजाइन करना, सृजन करना, संयोजन करना। मूल्यांकन क्या होता है? इवैल्यूएशन। सबके बाद लास्ट स्टेज पूछता है मूल्यांकन क्या होता है। ठीक है, यह अंतिम स्तर है। विद्यार्थियों किसी जानकारी या कार्य का मूल्यांकन करते समय, ठीक है, यह निर्णय लेते हैं कि वह अच्छा है या गलत है। ये उसका क्या होता है? मूल्यांकन। ठीक है, किसी पुस्तक या लेख की आलोचना करना, उदाहरण स्वरूप। ठीक है, किसी सिद्धांत की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करना। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछता है क्या यहाँ से, न्याय संगत होना। ठीक है, ब्लूम के किस चरण से? ठीक है, किससे? मूल्यांकन से। ठीक है, निर्णय करना। अपडेट संस्करण है कौन सा? 2001 में आया है, उसको देख लीजिए। ठीक है, स्मृति, रिमेम्बरिंग, ज्ञान का पुनः स्मरण, समझ, अंडरस्टैंडिंग, जानकारी का विश्लेषण करना, लागू करना, जानकारी का प्रयोग करना, विश्लेषण करना, जानकारी का विभाजन करना और गहरे अध्ययन के लिए विश्लेषण करना। ठीक है, मूल्यांकन। ठीक है, उसके बाद इसमें 6 नंबर में क्या था? निर्माण, क्रिएटिंग, नए विचारों और अवधारणाओं का सृजन करना। ठीक, पवलोव का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत किस पर आधारित है? इस पर प्रेरणा नहीं होगा, संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, समस्या समाधान नहीं होगा, नियंत्रित और अनियंत्रित उद्दीपन। ठीक, बालकों के सीखने के मॉडलिंग का महत्व क्या होता है? क्या प्रेरणा देना होता है, अनुकरण प्रवृत्ति बढ़ाना, अभ्यास को प्रोत्साहित करना, या सभी? ठीक, मॉडलिंग का मतलब होता है दूसरे को देखकर सीखना है। ठीक है, प्रेरणा तो पता ही, अनुकरण करता है, अभ्यास को प्रोत्साहित कर ही रहा है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? डी, सीधे मॉडलिंग। ठीक है, सीधा मॉडलिंग क्या होता है? इसमें कोई व्यक्ति जैसे शिक्षक, माता पिता किसी कार्य या व्यवहार को सीधे बच्चों के सामने प्रदर्शित करते हैं ताकि वे उसे देख सकें और सीख सकें। शिक्षक बच्चों को किसी गणितीय समस्या को हल करते हुए सिखाता है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं बताता ताकि वो क्या कर सके, उसको सीधे मॉडलिंग में ले लें। ठीक है, अप्रत्यक्ष, इसमें किसी व्यक्ति का व्यवहार बच्चों पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। ठीक है, इसमें बच्चों किसी अन्य व्यक्तियों की गतिविधियों से देखकर सीखते हैं, उनमें नए सामने नहीं होते। ठीक है, जैसे किसी एक्टर को देखकर कोई बच्चा क्या कर रहा है, उसकी एक्टिंग कर रहा है, वही तो होता है अप्रत्यक्ष मॉडलिंग। समूह मॉडलिंग, ग्रुप मॉडलिंग। ठीक है, यह बच्चों को समूह में एक साथ सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। शिक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के उदाहरण के द्वारा एक व्यक्ति में बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, वो ग्रुप स्टडिंग इसको बोलते हैं। अगर एक व्यक्ति मान लीजिए कोई चीज़ें छूट भी रही हैं तो उससे क्या करते हैं, वो सीख लेता है। बच्चों को एक साथ खेल खेलने के लिए दौरान खेल की अच्छी आदतों का रणनीति का उपयोग करना है। ठीक, अगला है वाइगोत्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, किससे है वो तो बता चुके हैं। ऑप्शन ध्यान से देखिए क्या पूछा है। बच्चों की वर्तमान क्षमता,
उनकी अधिकतम क्षमता, दोनों के बीच की दूरी या उनके, ठीक है, शारीरिक विकास। क्या होगा? शारीरिक विकास तो नहीं होता है, ठीक है। बाकी उन बच्चों की वर्तमान क्षमता होती है, उनकी अधिकतम क्षमता भी होती है, और दोनों के बीच की दूरी, दोनों तो होती है, तो इसलिए ऑप्शन सी। ठीक, आगे। मल्टीग्रेड शिक्षण किस प्रकार के विद्यालयों में लागू होता है? मल्टीग्रेड शिक्षण क्या होता है? जहाँ पे बच्चे कम होते हैं, वो एक से अधिक क्लासों को क्या करते हैं, एक में बुला के पढ़ाते हैं, वही होता है। तो बड़े विभागों में क्या होता है? यहाँ तो होता नहीं मल्टीग्रेड। ग्रामीण में हाँ, जहाँ बच्चे कम होते हैं। निजी का मतलब नहीं है, उच्चतर माध्यमिक ये तो कोई होता नहीं। कहाँ पे होगा? ग्रामीण में, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अनुसार मल्टीग्रेड शिक्षण की जो विशेषता है उसको हमने लिखा है, ठीक है। तो देख लीजिए, ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में, ठीक है, जहाँ शिक्षक को विभिन्न कक्षाओं में, वही चीजें हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है, अभ्यास का नियम किस सिद्धांत से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? परीक्षण और त्रुटि से। ठीक, अगला, मूल प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है? मूल प्रवृत्ति मतलब क्या होता है? ठीक है, मूल प्रवृत्ति मतलब, ठीक है, स्वाभाविक व्यवहार। जब पढ़ेंगे मैकडूगल को तो उसमें बता देंगे इस पर कितनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, क्या क्या उसके मतलब हैं, ठीक है। अर्जित कौशल नहीं होता, एक्विजिशन तो नहीं होता, सामाजिक व्यवहार से कोई मतलब नहीं है, शिक्षण की प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ए। ब्रूनर का खोज आधारित अधिगम किस पर आधारित है? ब्रूनर का छात्र का अनुभव, शिक्षक का निर्देश, छात्रों की खोज करने की, क्वेश्चन सही दिख रहा है, ठीक है, कौन सा होगा? खोज आधारित। ठीक, ब्रूनर का खोज आधारित सिद्धांत कौन कौन सा है देख लीजिए, कौन कौन सा है? खोज आधारित अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है। ब्रूनर के अनुसार अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी स्वयं ज्ञान की खोज करते हैं और यह प्रक्रिया बच्चों के मानसिक विकास में सहायक होती है। अगर कोई बच्चा खोज करके सीख रहा है, ठीक है, खोज करके सीखना, तो क्या होता है? अधिगम इसका बहुत अस्थायी रहता है, ठीक है। जब बच्चे खुद समस्याओं का समाधान खोजते हैं तो उनका ज्ञान अस्थायी होता है, ठीक है, और गहरा होता है। यह बच्चों की विचारशील और रचनात्मक बनने के लिए प्रेरित करता है। संज्ञानात्मक संरचना क्या होती है? ठीक है, ब्रूनर के अनुसार ये भी देख लीजिएगा, अगर पूछेगा डिस्कवरी लर्निंग में संज्ञानात्मकता का किसने सिद्धांत दिया, तो ब्रूनर ने, ठीक है। क्या करता है? यह ज्ञान का संरचनाओं की समझ पर आधारित होता है जो विषय के मूल विचार और धारणाओं को व्यक्त करते हैं, ठीक है। ब्रूनर का मानना था कि किसी भी विषय को सिखाने के लिए उस विषय की संरचना को समझना जरूरी है, न कि सिर्फ तथ्यों को रटवाना। ठीक, 3 स्तर में संज्ञानात्मक विकास, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को 3 स्तरों में बांटा है। पहला सक्रियता, इनएक्टिव, ठीक, शारीरिक क्रियाओं माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति, जैसे छूना, महसूस करना, ठीक है। दृश्य, आइकॉनिक होता है, ठीक है। मानसिक चित्रों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण, ठीक है। कोई भी जानकारी अगर मानसिक चित्र पे पड़ गई तो क्या होगा? ज्ञान का निर्माण हो गया और अधिगम भी मजबूत होता है। सांकेतिक, ठीक है, प्रतीकों और शब्दों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति। अगला, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया था? पॉलाप तो नहीं किए थे, क्लासिकल अनुबंधन स्किनर नहीं किए थे, बांडूरा, ठीक है। पढ़ाएंगे बांडूरा के सभी सिद्धांत। ब्रूनर का तो अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। किसने किया था? बांडूरा ने, ऑप्शन सी, ठीक। अब बांडूरा का जो भी है देख लीजिए, मुख्य घटक कौन कौन से हैं? अवलोकन, अनुकरण,
ठीक है, ऑब्जर्वेशन। इस प्रक्रिया में लोग दूसरे के व्यवहार, कार्यों और उनके परिणामों को देखते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे के द्वारा किए गए कार्यों को देखता है तो वह उन कार्यों को परिणामों को समझता है और उसी के आधार पर अपना व्यवहार तय करता है। मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, वो दूसरे को देख कर क्या कर रहा है, देख के उसके व्यवहार को ग्रहण कर रहा है, तो उसके परिणाम को भी देखकर क्या करेगा, वैसा ही व्यवहार करना वो सीख जाएगा। ठीक है, अनुकरण, इमिटेशन, अवलोकन के बाद व्यक्ति उस व्यवहार को अनुकरण करता है जो उसने देखा होता है। उदाहरण के लिए यदि एक बच्चा अपने माता पिता को कोई विशेष काम करते हुए देखता है तो वह उस व्यवहार को अपनाने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे माता पिता उसको, ठीक है, करते हुए देखेगा वैसे ही व्यवहार का क्या अपनाएगा वो। नेक्स्ट, प्रेरणा, मोटिवेशन। बंडूरा ने यह भी बताया है कि व्यक्ति प्रेरणा से प्रेरित होकर ही किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार को अपनाते हैं यदि व्यवहार का परिणाम सकारात्मक होता है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति किसी से कुछ, ठीक है, मोटिवेशन लेके क्या कर रहा है, कुछ व्यवहार कर रहा है तो सकारात्मक होगा तभी वो क्या करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा, उस व्यक्ति को पुनः दोहराने की कोशिश करता है, जबकि नकारात्मक परिणाम उसको वही व्यवहार छोड़ देता है। अगला है संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। बंडूरा का यह भी मानना था कि सीखने की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक तत्व शामिल होते हैं। व्यक्ति अपने अनुभवों और पर्यावरण के आधारों पर विचार करते हैं और उसी विचार के आधार पर अपने व्यवहार को बदला लाते हैं। ठीक है, निर्देशित खोज क्या होता है? ठीक है, शिक्षक की मदद से समस्या का हल करना, एक गाइडेंस। ठीक है, गाइडेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, छात्रों को स्वतंत्र रूप से खोजना नहीं, निर्देशन का हो ही नहीं गया। प्रयोग आधारित, ये भी नहीं होगा, सभी नहीं होगा। क्या होगा? शिक्षक की मदद से समस्या का हल करना। ठीक है, ये दिए 60 स्क्रीन ले लीजिए। आधुनिक शिक्षण में फीडबैक का क्या महत्व है? चलिए बताइए। ठीक है, छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में जानकारी देना सही है। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना सही है। सीखने को प्रभावी बनाना सही है। उपयुक्त सभी, ये भी सही है। फीडबैक के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन कर सकते हैं। इससे शिक्षक विद्यार्थी के अधिगम स्तर को समझते हैं और उनके अनुसार अधिगम विधियों का अनुकूलन कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछता है? फीडबैक। ठीक है, ये पूछता है फीडबैक कौन देगा। ठीक है, और फीडबैक कौन लेगा, ये पूछता है। रोल प्ले का मतलब क्या होता है? व्यवहारिक अनुभव देना, तर्क शक्ति विकसित करना, रचनात्मकता को बढ़ाना, या सभी। हाँ, रोल प्ले व्यवहारिक अनुभव देता ही है, तर्क शक्ति को भी विकसित करता है, रचनात्मकता को भी बढ़ावा देता है। सही, उपयुक्त सभी होंगे। ठीक, इसको सुधार कर लीजिए। व्यवहारिक अनुभव देना, रोल प्ले, सॉरी, किसी भी, ठीक है, तर्क शक्ति नहीं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को देखकर उसके व्यवहार को ग्रहण करना ही रोल प्ले कहलाता है। ठीक है, यानी व्यवहारिक अनुभव, यानी उसके व्यवहार को ही देखकर क्या करता हो, ठीक है, रोल प्ले करता है। ठीक है, व्यवहारिक अनुभव देना, सॉरी ये नहीं होना चाहिए तीनों। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? छात्रों की प्रगति का निरंतर मूल्यांकन, सही है। परीक्षा के लिए तैयारी, गलत। अंतिम परिणाम, गलत। सजा देना, ये भी गलत। ठीक है, छात्रों की प्रगति का निरंतर मूल्यांकन। पूरा फॉर्मेटिव असेसमेंट है, पूरा देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको पेडोलॉजिकल बना के देता है। आप इसको जहाँ जहाँ जरूरी लगे उसको
नोट कर लीजिए। ये एनसीईआरटी से लिया गया, ठीक है, एनसीईआरटी से ही पूरा है, ठीक। पूछा भी है तभी इसीलिए क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। स्टेज तो नहीं पूछता है, हाँ, अधिगम की प्रगति की निगरानी, सुधारात्मक फीडबैक, अधिगम अंतराल की पहचान, ठीक। ये सब किसके हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट के। अधिगम विधियों का अनुकूलन, ठीक है, विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ठीक है। सारांश इसका हम देख लेते हैं, समरी भी बना दिया गया छोटा सा। फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को निरंतर निगरानी करना, समय पर फीडबैक प्रदान करना, अधिगम अंतराल की पहचान करना, शिक्षण विधियों का अनुकूलन करना, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना, यह प्रक्रिया शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। ये सारा देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है संज्ञानात्मक असंतुलन। क्या होता है? असंतुलन का ही मतलब हो गया असंगत, ठीक है। अधिगम में रुकावट, विकास में बाधा, तर्कशीलता की कमी, ठीक है। असंगत विचार, कॉग्निटिव का मतलब ही होता है क्या? थॉट प्रोसेस, विचार की प्रक्रिया, ठीक है। संज्ञानात्मक असंतुलन का किसने दिया था? ठीक है, ये भी जीन पियाजे ने दिया था, देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से तो एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है। हाँ, एक पूछता है क्या, बच्चे का आत्मसात्करण और समंजन, अकोमोडेशन की प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। आत्मसात्करण में व्यक्ति की नई जानकारी को अपनी पूर्ण धारणाओं में समाहित करता है, जबकि समंजन में व्यक्ति अपनी मानसिक संरचनाओं को नई जानकारी के अनुसार बदलता है, ठीक है। और इन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति संतुलन की स्थिति प्रकार करता है, इक्विलिब्रियम। अगला है, किस आयु वर्ग में एगोसेंट्रिक सबसे अधिक होता है? चलिए अभी पीछे पढ़ाएं, बताइए। क्या शैशवावस्था में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, या ठोस संक्रियात्मक चरण में होता है, और किशोरावस्था में? किसमें होता है बताइए? बी, ठीक है। 2 से 7 वाले में बताए थे अभी, पियाजे वाले में, ठीक है। एगोसेंट्रिक देख लीजिए, पियाजे की थियरी भी है यहीं पे, ठीक है। उम्र भी दे दिया गया है, ठीक है। ईगोसेंट्रिक। सकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है? अभी पिछले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में बताए हैं, क्या होता है? एक कौशल सीखने से दूसरे कौशल में मदद मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक लचीलापन क्या होता है? तार्किक क्षमता, समस्या समाधान। हाँ सही, तार्किक क्षमता होता है, समस्या समाधान होता है, रचनात्मकता होती है, ठीक। तो सभी हो जाएगा। ये देख लीजिए, पूरी इसकी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्व विनियमन का अर्थ क्या है? आत्मनियंत्रण भी होता है, आत्मशिक्षण भी होता है, ठीक है। यहाँ दिया गया है आत्मनियंत्रण, निरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, मूल्यांकन, सेल्फ जजमेंट, ठीक है। व्यक्ति अपनी क्रियाओं और उनके परिणामों का मूल्यांकन करता है, ठीक है। आत्म प्रेरणा, सेल्फ रेनफोर्समेंट, ठीक है, ये भी होता है, देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग इसमें होता है, अभी अपसारी में बताए हैं, ठीक है।
रचनात्मकता में। ठीक है, मल्टीग्रेड टीचिंग हो गई भी नहीं। ठीक, किसने दिया था डाइवर्जेंट थिंकिंग? गिलफोर्ड ने। ठीक है, प्रस्तुत किया। ठीक, ये कहाँ के थे? अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका, जिन्होंने रचनात्मकता और संज्ञानात्मकता सोच के अध्ययन को महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, गिलफोर्ड ने इसे मुलायम समस्या समाधान बताया, फ्लेक्सिबल प्रॉब्लम सॉल्विंग के रूप में परिभाषित किया, जिसमें व्यक्ति किसी समस्या के समाधान के लिए कई संभावनाओं पर विचार करता है। इसके अलावा उन्होंने, ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, संचयनात्मक सोच, ये दोनों, ठीक है, याद कर लीजिए। ये अवधारणाओं भी दी जो कि डाइवर्जेंट थिंकिंग के विपरीत है। ये भी देख लीजिए, संचयनात्मक सोच और डाइवर्जेंट थिंकिंग एक दूसरे के विपरीत है। क्या होता है? बहुविकल्पी समाधान, रचनात्मक, लचीला विचार, स्वतंत्रता। ठीक, इसको 60 स्क्रीन में रख लीजिए। मल्टीग्रेड टीचिंग का मुख्य लाभ क्या है? अभी मल्टीग्रेड बताए थे पिछले वाले किसी क्वेश्चन में। ठीक है, क्या होता है? समय की बचत, छात्रों को सहभागिता, शिक्षण की प्रभावी क्रियान्वयनता, सभी। बालक का नैतिक विकास सबसे अधिक किस से प्रभावित होता है? किससे प्रभावित होता है? बालक का नैतिक विकास, ध्यान में रखिए, क्या समाज से, परिवार से, विद्यालय से? किससे प्रभावित होता है? तो परिवार से। अपना नैतिक मूल्य पहले कहाँ से बनाता है? परिवार से। ठीक है, बस पूछता है। ठीक है, पूछा भी है पिछले ईयर में क्वेश्चन। किशोरावस्था में सामाजिक दबाव का सबसे अधिक प्रभाव किस पर होता है? ठीक है, व्यवहार पर नहीं, किशोरावस्था में व्यवहार पर नहीं होता है। शिक्षा पर सामाजिक दबाव पूछ रहा है, ध्यान में रखिए। ठीक है, आत्म परिभाषा या सभी किस पे होता है? आत्म परिभाषा। पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक चरण में बच्चे क्या करने में सक्षम होते हैं? अब देखिए, ठोस, ये स्टेज पढ़ाए थे ना, ये स्टेज पढ़ाए थे ना, संक्रियात्मक चरण। चलिए बताइए, अमूर्त सोच किसमें होता है? कमेंट में बताइएगा। ठोस तर्क और समस्या समाधान, कल्पना खेल या भाषा विकास, इसमें होता है? पिछले वाले में बताया था ना, ठोस तर्क और समस्या समाधान। ठीक है, पियाजे के अनुसार जो चरण बताए थे, ठीक, उसमें, ठीक है, वहाँ से अगर नोट नहीं बनाए तो पूछ लीजिए, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और हर साल 2-3 क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन क्या होता है? छात्रों की कमजोरी और समस्याओं को पहचान करने के लिए पहला विकल्प अच्छा लग रहा है। ठीक है, और भी देख लेते हैं। अंतिम परिणाम मापने के लिए नहीं, शिक्षण की गुणवत्ता नहीं, प्रगति की निगरानी नहीं। कौन सा होगा? पहला ही होगा। ठीक है, कार्य आधारित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यवहारिक ज्ञान का विकास, ठीक है, समूह कार्य का अभ्यास, तार्किक कौशल को बढ़ावा देना, ठीक है, या उपयुक्त सभी। कार्य आधारित, ठीक है, क्या होगा? उपयुक्त सभी। व्यवहारिक ज्ञान तो विकास के लिए जरूरी ही है। सामूहिक कार्य अभ्यास, ये भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और तार्किक कौशल भी, तार्किक कौशल को बढ़ावा देना भी होता है। ठीक है, आत्म प्रेरणा को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? चलिए बताइए। बच्चों को प्रोत्साहित करना, उनकी प्रगति दिखाना, या स्व अध्ययन के लिए प्रेरित करना, या उपयुक्त सभी। कौन सा होगा? पहला ऑप्शन क्या है? बच्चों को प्रोत्साहित करना। क्या होगा? हाँ, ये तो करना है, आत्म प्रेरणा के लिए। दूसरा, उनकी प्रगति दिखाना, ठीक, ये भी होगा, और ये भी होगा।
ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। रचनात्मकता का अर्थ क्या है? नए और मौलिक विचारों को सृजन करना। चलिए ठीक है, दूसरों विचारों का नकल। केवल गलत, केवल वाले सब गलत। दूसरों के विचारों की नकल, ये भी गलत। तो सृजनात्मकता क्रिएटिविटी कैसे बनेगी? जब नई और मौलिक विचारों का सृजन होगा। ठीक है, अगला। ठीक, आज के लिए इतना ही।